कारगिल कफन कांड। इंडिया में तो देखा जाए तो बहुत सारे घोटाले हुए हैं। कभी ज़मीन के सिलसिले में तो कभी पब्लिक के खून पसीने का पैसा। लेकिन वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध के बाद एक ऐसा सच सामने आया है जिसने पूरे देश की रूह को झकझोर कर रख दिया था। ये आरोप लगा कि जो जाबाज सरहद पर तिरंगे के लिए अपने सीने छल्ली करवा रहे थे, उन्हीं जवानों को आखिरी बार घर ले जाने वाले ताबूतों में 15 गुना ज़्यादा फ़ायदा वसूल किया गया। अब आप सोच कर देखिए, क्योंकि उस वक्त जिन ताबूतों की कीमत केवल 7,000 के आसपास होनी चाहिए थी, उसे 1,10,000 से अधिक में खरीदा गया। ये कहानी है कारगिल के कफन के कमीशन की। एक साइड कारगिल में शहीदत हो रही थी, माँ अपने बच्चों की मिट्टी का इंतज़ार कर रही थी। दूसरी साइड दिल्ली में उसी शहीद जवान के कफन पर कमीशन सेट करने के आरोप लग रहे थे। ये सवाल इस देश के आज की मनों में है कि क्या सच में कारगिल की शहादत का सौदा किया गया था? युद्ध की मजबूरी को किसी ने अपनी कमाई का धंधा बनाया। आज हम बात करेंगे उस ताबूत विवाद की जिसने संसद से लेकर सड़क तक आग लगा दी थी। ये स्टोरी कारगिल की जीत की आर में होने वाले भ्रष्टाचार की है। तारीख थी मई 1999 में, जब पाकिस्तान ने विश्वासघात करते हुए कारगिल की चोटियों पर कब्जा किया तो भारतीय सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। हमारे भारतीय जवान 18,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीले नर के बीच दुश्मनों से लोहा ले रहे थे। इस जंग में भारत के जवानों ने जीत हासिल की, लेकिन एक तरफ हमने अपने 527 जवान खोए थे। उस टाइम सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि शहीद जवानों के पार्थिव शरीरों को उनके घरों तक सर्वसम्मान कैसे पहुंचाया जाए। उस टाइम भारत के पास ऐसे आधुनिक ताबूत नहीं थे जो शवों को लंबी दूरी तक खराब होने से बचा सकते हैं। इसी वजह से तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए डिफेंस मिनिस्टर ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का मदद लिया। अब ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां युद्ध के नाम पर बिना किसी लंबे टेंडर के सीधा सामान खरीदता है। आफ्टर दिस आरोप लगा कि इसी आपातकाल और देशभक्ति की आड़ में नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। अक्सर ऐसे समय में जब कोई पारदर्शिता की बात करता है तो उस इंसान पर सवाल खड़ा होता है कि क्या तुम सेना का मनोबल गिरा रहे हो? लेकिन सच्चाई तो ये है कि सेना का मनोबल सवालों से नहीं गिरता। सेना का मनोबल तब गिरता है जब सरहद पर लड़ रहे जवानों को ये मालूम हो कि उनके जाने के बाद उनके कफन पर भी सौदेबाजी होने वाली है, करप्शन होगा। और यह करप्शन कारगिल में 1,10,000 की असली औकात की कीमत पर विवाद बना हुआ था। कारगिल के कफन करप्शन को लेकर जब हम कहते हैं कि उस दौर में 7,000 के कफन को 1,10,000 में ख़रीदा गया था, तो शायद आज की जनरेशन को ये एक बहुत बड़ी रकम ना लगे। लेकिन जब आप 1999 के फ्लैशबैक में जाएंगे तो उस टाइम एक क्लर्क की बेसिक सैलरी 3,000 से लेकर 5,000 थी। यानी एक ताबूत की कीमत जो है उसने एक आम कर्मचारी के 2 ईयर्स की पूरी मेहनत की कमाई लगा सकते थे। हालांकि अब इतने पैसों से दिल्ली के पास ज़मीन खरीदी जा सकती थी। मारुति 800 जैसी कार उस ज़माने में खरीदी जा सकते थे। सीएजी की रिपोर्ट कहकर सनसनी फैला दी गई कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन जो है वो यही ताबूत केवल 7,000 में खरीद रहा है, और इंडिया में जो लगभग 1 लाख से ऊपर में खरीदे जा रहे हैं। देखा जाए तो यहाँ दूसरा पहलू ये भी था कि सरकार और सप्लायर का यह लॉजिक, यूएन द्वारा खरीदा गया जो ताबूत था वो बेसिक मॉडल थे।
लेकिन जो इंडियन ने ताबूत खरीदे वो एयर टाइट रेजूबल एल्यूमिनियम ताबूत मंगवाए गए थे, जिनमें इमरजेंसी एयर शिपिंग का खर्चा भी भारी था। यानी कंट्रोवर्सी इस बात पर था कि सच में ये 15 गुना की लूट है या हम एक प्रीमियम प्रोडक्ट का कंपेयर एक नॉर्मल प्रोडक्ट से कर रहे हैं। और सवाल ये भी था कि या पैसे की भूख ने जवानों के सेल्फ रिस्पेक्ट और क्वालिटी का समझौता किया, क्योंकि आरोपी की फहरिस्त में केवल पैसा नहीं था, क्वालिटी भी मुद्दा था, पॉइंट था। सेना ने स्पेसिफिकेशन दिया कि ताबूत एल्युमिनियम के और वज़न में हल्के होने चाहिए, उन्हें पहाड़ों से सस्ते छोटे हेलीकॉप्टरों में इजीली लाया जा सके। लेकिन जब ये ताबूत अमेरिका से इंडिया पहुँचे तो कई रिपोर्ट्स में दावा जताया गया है कि इनके वेट 55 केजी से अधिक थे। आरोप यह भी था कि ये भारी और बैंडोल थे जिन्हें 2 लोग नहीं उठा सकते थे। इससे भी गंभीर आरोप ये लगा कि इनकी वेल्डिंग नॉर्मल की गई थी। कई ताबूतों के लॉक तक ओपन हो जा रहे थे। यानी एक साइड हमारे भारतीय जवान पुराने पड़ चुके हथियारों के दम पर देश की रक्षा कर रहे थे, और दूसरी तरफ सिस्टम पर यह आरोप लगा कि अंतिम विदाई के लिए भी रद्दी सामान खरीदा गया। ये सब तो बाद में अदालत में पूरी तरह से साबित नहीं हो पाया, लेकिन अदालती कार्रवाई और सुनवाई को लेकर भारत में क्या प्रक्रिया रहती है वो हम सब जानते हैं और देखते हैं अभी कि किस तरह से बड़े बड़े मामले टोजी से लेकर कोल स्कैम ये सारे आखिर में उनका क्या नतीजा होता है। जब ये जांच पड़ताल लंबी चलती है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या कफन चोर का नारा इंडियन पॉलिटिक्स के सबसे बड़ा दाग है। देखा जाए तो साल 2001 में जब ये मामला सार्वजनिक हुआ था तो इस देश के पब्लिक गुस्से से भड़क गया। तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की नींव हिल गई। एंटी पार्टी ने शहीदों के कफन में चोरी करार दिया। कफन चोर जैसे शब्द दीवारों पर लिखे गए। महीनों तक संसद की कार्रवाई ठप रही। उस समय डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस एंटी पार्टी के निशाने पर थे। विवाद तब और गहरा हुआ जब तहलका कैस्टिंग्स ऑपरेशन ने रक्षा सौदा में रिश्वतखोरी के नए दावे पेश किए गए। एंटी पार्टी ने डिफेंस मिनिस्टर्स का ऐसा बहिष्कार किया कि जब वो संसद में बोलते तो पूरा विपक्ष वॉकआउट कर जाता। भारी प्रेशर के बाद उस समय डिफेंस मिनिस्टर की रिजाइन देना पड़ा। वे बाद में वापस आए, लेकिन ताबूत विवाद का साया उनके जीवन पर हमेशा रहा। आफ्टर दिस सीबीआई जांच भी हुई, लेकिन सवाल क्या सीबीआई जांच में न्याय मिला था या सब कुछ फाइलों में दब गया। बिकॉज जब 2004 में सत्ता बदली गई तो इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। 10 साल की कानूनी लड़ाई लड़ी गई। 2013 में सीबीआई की स्पेसिफिक अदालत ने, फिर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने यह माना कि ताबूत महंगे खरीदे गए थे, प्रक्रिया में खामियां थी। सीबीआई ये बात प्रूफ नहीं कर पाई कि घूस किसने ली थी और क्या यह प्लानिंग के ज़रिए घूस ली गई थी। जॉर्ज फर्नांडिस को क्लीन चिट मिली। कानून की नज़र में मामला क्लोज है, लेकिन आज भी यह क्वेश्चन उठता है कि क्या जांच में हुई देरी ने सबूतों को कमज़ोर कर दिया। क्या यह वाकई घोटाला था या प्रशासनिक चौक जिसे सियासी रंग दिया गया। कुल मिलाकर यहाँ मैटर 7 करोड़ के उस सौदे का नहीं, उस भरोसे का है जो देश की पब्लिक अपने सिस्टम पर करती है। यहाँ समस्या उस मेंटालिटी की है जहाँ युद्ध जैसी परिस्थितियों में पारदर्शिता पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो सालों साल तक नहीं मिलते। चाहे प्रशासनिक लापरवाही हो या राजनीतिक प्रोपेगेंडा,
अंत में नुकसान शहादत की गरिमा को होता है। आज भी हम जब कारगिल के शहीदों को याद करते हैं तो यह विवाद एक कड़वी याद बनकर सामने आता है। क्या हम उन जवानों को सम्मान दिया जिस सम्मान के वो हकदार थे? आप इस पे सोचिएगा और हमें बताइएगा। आज की कहानी को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।